किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में जुट जाती है। आज एक ऐसी ही प्रेम कथा मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। शाम हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। कनकपुर के राजकुमार विक्रम पूरे दिन शिकार करके अब अपने घोड़े से वापस लौटने ही वाले थे कि तभी झाड़ियों से एक सुंदर युवती दौड़ती हुई आई और वो डर के मारे कांप रही थी। जोर से चिल्लाई, बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार ने घोड़े की लगाम खींच ली और चौंक कर उस ओर देखा। वो सोचने लगा, इतनी सुंदर लड़की है, लगता है किसी मुसीबत में है। तभी झाड़ियों में से एक खतरनाक शेर गरजता हुआ बाहर निकला। लड़की फिर से चिल्लाई, इस शेर ने मेरी 4 सखियों को मार डाला है, मुझे बचा लो। राजकुमार ने बिना समय गवाए अपना तीर निकाला, कमान पर चढ़ाया और सीधा शेर की तरफ निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर शेर की कोख में लगा। शेर छटपटाकर जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में मर गया। तब विक्रम घोड़े से उतरकर युवती के पास आया। युवती बोल उठी, युवक, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज यदि आप ना होते तो ये शेर निश्चय ही मुझे मार डालता। विक्रम मुस्कुराकर बोला, इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? अभी आपकी मौत नहीं आई थी, इसीलिए आप बच गई। शेर की मौत आई थी, इसीलिए वे एक ही वार से मारा गया। मरना और जीना तो भगवान के हाथ में है, मैं तो एक मात्र साधन हूँ। विक्रम की बात सुनकर युवती ने प्रशंसा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहने लगी, युवक, साहसी होने के साथ साथ आप बुद्धिमान भी प्रतीत होते हो। कौन है आप? क्या आप मुझे अपना परिचय दोगे? इस पर विक्रम कहने लगा, मैं कनकपुर राज्य का राजकुमार विक्रम हूँ। युवती ने कहा, तुम कनकपुर राज्य के राजकुमार हो? विक्रम बोला, हाँ। क्या तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा? युवती बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब विक्रम कहने लगा, सुंदरी, मैंने तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? इस पर युवती ने कहा, मैं सूरजनगर की राजकुमारी सपना हूँ। विक्रम बोला, तुम सूरजनगर की राजकुमारी सपना हो? युवती ने कहा, हाँ। क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा? विक्रम बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये सोचकर चौंका हूं, यदि तुम सूरजनगर की राजकुमारी हो तो अकेली इस वन में क्या कर रही थी? इस पर सपना कहती है, मैं अपनी 4 सखियों के साथ रथ में बैठकर इस वन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने आती हूँ। आज भी मैं अपनी सखियों के साथ गौरी माँ की पूजा करने ही आई थी कि अचानक शेर ने रथ पर छलांग लगाकर मेरी चारों सखियों को अपना शिकार बना लिया। मैं जान बचाने के उद्देश्य से रथ से कूदकर दौड़ती भागती आपके पास आ पहुंची। इससे आगे की घटना तो आप जानते ही हो। तब विक्रम बोला, अच्छा ये बताओ राजकुमारी कि आप प्रतिदिन यहाँ आकर गौरी माँ से क्या मांगती हो? सपना बोली, कुंवारी कन्याएं गौरी माँ की पूजा इस उद्देश्य से करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिल जाए। विक्रम ने पूछा, तो क्या गौरी माँ ने अभी तक आपकी ये पुकार नहीं सुनी है? क्या आपको अभी तक सुयोग्य पति नहीं मिला है? इस पर सपना कहने लगी है, आज गौरी माँ ने मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी पुकार सुन ली है। मैं जैसा पति चाहती थी वे इच्छा पूरी होती सी लग रही है। आज मेरा इस वन में आना सफल हुआ। ये सुनकर विक्रम कहने लगा, जरा हम भी तो सुने, वे खुशनसीब कौन है जो आपकी कसौटी पर खरा उतरा है? इस पर सपना बोली, वो खुशनसीब आप है राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। विक्रम ने कहा, सपना, आपका ये कथन सुनकर हमें अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। तुम जैसी सुंदर पत्नी पाकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा, पर हमारे विवाह में एक अड़चन है। राजकुमारी सपना ने पूछा, वो अड़चन क्या है राजकुमार? तब विक्रम ने कहा, दरअसल हमारे कुल में ये रिवाज है कि वर पक्ष वाले कभी भी रिश्ता मांगने कन्या पक्ष के यहाँ नहीं जाते हैं। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष वालों को ही हमारे यहाँ आना होता है, तभी विवाह पक्का माना जाता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि आपके पिता को ये जानकारी कैसे होगी कि आप वन में मुझसे मिलकर विवाह करने का निर्णय कर चुकी हैं। इस पर सपना ने कहा, हालांकि अपने विवाह के बारे में अपने पिता से स्वयं कन्या का बात करना भारतीय परंपरा के विपरीत है, फिर भी मैं सारी लाज शर्म छोड़कर अपने पिताजी महाराज को आपके विषय में अपने विचार जरूर बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि पिताजी महाराज सहर्ष ही आपको अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा रिश्ता लेकर वे स्वयं आपके पिताजी के पास आएंगे। सोचकर विक्रम बोला, सपना, कुछ ही देर बाद रात होने वाली है, आओ मैं आपको आपके राज्य तक पहुंचा जाऊं। कुछ देर बाद ही वे दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर हो गए और शीघ्र ही विक्रांत का घोड़ा सूरजनगर में प्रवेश कर गया। तब विक्रम ने कहा, सपना, आपका राज्य आ चुका है, अब आप यहाँ से आराम पूर्वक अपने महल तक जा सकती हो। सपना बोली, क्या मुझे यहीं छोड़ देंगे, महल तक नहीं चलेंगे आप? विक्रम बोला, नहीं सपना, आज नहीं, मैं अब आपके महल में सेहरा बांध कर ही प्रवेश करूंगा। ये सुनकर सपना ने शर्मसार होकर अपनी नजरें झुका ली। तब विक्रम ने उससे कहा, राजकुमारी, अब आप जाओ, महल में आपके माता पिता आपकी राह देख रहे होंगे। फिर सपना विक्रम से विदा लेकर महल की ओर चल पड़ी और विक्रम अपने राज्य की ओर रवाना हो चला। चलते चलते वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था सपना जैसी अपूर्व सुंदरी से मेरी इस प्रकार मुलाकात होगी। अब तो बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब सपना के पिता सपना का रिश्ता लेकर मेरे पिताजी महाराज के पास आएंगे। इस घटना को बीते 10 दिन हो गए। विक्रम सोचने लगा, 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक सूरजनगर के राजा राजकुमारी सपना का रिश्ता लेकर कनकपुर नहीं पहुंचे। क्या कारण हो सकता है? क्या सपना ने अपने पिता से इस विषय में बात नहीं की होगी, या फिर सपना के प्रस्ताव को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया होगा? विक्रम नाना प्रकार की शंकाओं से घिर उठा और उसी दिन जब वे अपने पिता राजा भानु प्रताप के पास बैठा हुआ था, तभी एक सैनिक आकर कहने लगा, महाराज, सूरजनगर के राजा सत्यव्रत आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर विक्रम सोचने लगा, आखिर राजा सत्यव्रत विवाह का प्रस्ताव लेकर आ ही गए। सेवक की बात सुनकर राजा भानु प्रताप चौंके और कहने लगे, क्या सूरजनगर के राजा सत्यव्रत हमसे मिलना चाहते हैं? सैनिक बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, जाओ उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। ये सुनकर सेवक वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही राजा सत्यव्रत राजा भानु प्रताप के सामने खड़े थे। तब राजा भानु प्रताप ने कहा, आइए महाराज, कनकपुर में आपका स्वागत है। राजा भानु प्रताप ने आदर सहित राजा सत्यव्रत को अपने पास बिठाया। उसके बाद कहने लगा, कहिए राजन, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष कारण है? इस पर राजा सत्यव्रत बोले, विशेष कारण ही समझिए राजन, मैं अपनी पुत्री सपना का रिश्ता आपके पुत्र विक्रम के लिए लेकर आया हूं। ये सुनकर राजा भानु प्रताप कहने लगे, ओहो राजन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपसे संबंध जोड़ना तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। फिर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे के गले मिले। तब राजा सत्यव्रत ने कहा, राजन, आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही मैं यहाँ आया हूँ। आपकी इस विषय में क्या राय है? राजा भानु प्रताप ने कहा, राजन, हम पूर्णमासी के दिन ही राजकुमार विक्रम की बारात लेकर सूरजनगर पहुंच जाएंगे। फिर पूर्णमासी के दिन दूल्हा बनकर विक्रम घोड़े पर चढ़ा। बारात अभी सूरजनगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि एक सैनिक बदहवास सा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। सैनिक को देखकर राजा ने पूछा, क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सैनिक बोला, महाराज, अभी अभी सूरजनगर का एक सैनिक आकर अशुभ समाचार देकर गया है। महाराज कहने लगे, अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? हमें जल्दी वो समाचार बताओ। सैनिक बोला, महाराज, दुल्हन के वस्त्र पहनकर रस्म के अनुसार राजकुमारी सपना मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई थी। न जाने कहां से एक विषधर सर्प वहां आ गया और राजकुमारी सपना को डसकर चला गया। सैनिक का कथन सुनते ही विक्रम घोड़े से कूद पड़ा। वो सैनिक को झंझोड़ते हुए बदहवास सा बोला, सैनिक, जल्दी बताओ, राजकुमारी सपना को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना?
सैनिक बोला, नहीं युवराज, विषधर सर्प के डसते ही राजकुमारी के प्राणों का अंत हो गया। क्या? विक्रम ने कहा। क्या सपना मर गई? सैनिक बोला, हाँ युवराज। विक्रम बोला, ओह, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी प्यारी सपना मुझे छोड़कर क्यों चली गई? विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। तब राजा भानु प्रताप ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा विक्रम, तुम एक युवराज हो, इस प्रकार स्त्रियों की भांति रोना आपको शोभा नहीं देता। विक्रम बोला, पिताजी, आज मैं अंतिम बार सपना को देखना चाहता हूँ। मैं सूरजनगर जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, हम भी आपके साथ सूरजनगर चलेंगे। तभी सैनिक बोला, लेकिन महाराज, वहां आपको मृत राजकुमारी सपना का शव नहीं मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी की मृत्यु होते ही उन्हें नदी में बहा दिया गया था। विक्रम ने कहा, ओह, सपना के शव को नदी में बहाने की राजा सत्यव्रत ने बड़ी जल्दी की। उन्होंने मेरे वहां पहुंचने की भी प्रतीक्षा भी नहीं की। कुछ देर पहले जहां हर्षोल्लास का वातावरण था, अब वहां मातम सा छा गया था। उदास सा विक्रम महल में चला गया। इस दुर्घटना को घटे एक माह बीत गया, लेकिन राजकुमार विक्रम एक पल के लिए भी राजकुमारी सपना को नहीं भुला सका। बार बार उसके कानों में सपना के ये शब्द गूंजते, युवराज, आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अपने कक्ष में पड़ा विक्रम रह रहकर बुदबुदाता उठा, राजकुमारी सपना, मैं भी मन ही मन आपको पत्नी रूप में वरण कर चुका था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी विवाह नहीं करूंगा। आपकी यादें ही अब मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। विक्रम दिन प्रतिदिन राजकुमारी सपना के गम में डूबता चला गया। उसकी ये दशा देखकर राजा भानु प्रताप ने उसे समझाया, राजकुमार, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माना कि राजकुमारी सपना की अचानक मृत्यु ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जीवन की खुशियों से इस प्रकार मुंह मोड़ लो। उठो, आज आप हमारे साथ दरबार में चलना। इस पर विक्रम ने कहा, पिताजी, हमें क्षमा करें, मैं दरबार नहीं जा सकूंगा। राजा बोले, हमें नहीं पता था कि हमारा आदेश टालकर इस प्रकार हमारा अपमान करेंगे आप। बेटा, इस बंद कक्ष के बाहर निकलकर दरबार में बैठोगे तो थोड़ा मन बहलेगा, इसीलिए मैं आपको दरबार ले जाना चाहता हूँ। राजा भानु प्रताप के बार बार कहने पर आखिरकार विक्रम को कहना ही पड़ा, चलिए पिताजी, मैं आपके साथ दरबार में चलने को तैयार हूँ। राजा बोले, ये हुई ना कुछ बहादुरों वाली बात। तब राजा भानु प्रताप विक्रम को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। तभी एक सैनिक आकर कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वार पर मोहनपुर के राज्य पुरोहित राजा मोहन सिंह का संदेश लेकर उपस्थित है। वे आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। राजा बोले, मोहनपुर के राज पुरोहित को ससम्मान राज्य दरबार में ले आओ। तभी मोहनपुर के राज्य पुरोहित राजा भानु प्रताप के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा भानु प्रताप ने आदर सहित मोहनपुर के राजपुरोहित का स्वागत किया और कहने लगे, आज्ञा करे पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश हमारे और हमारे सभासदों के सम्मुख कहे। मैं वचन देता हूँ, यदि आपके महाराज का संदेश मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ तो मैं उसे प्राण प्रण से पूरा करूंगा। ये सुनकर राजपुरोहित ने अपने हाथों में रखा स्वर्ण थाल राजा भानु प्रताप के हाथों में देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, थाल में रखी वस्तुएं निश्चय ही आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजा भानु प्रताप ने देखा, स्वर्ण थाल में नारियल, सुपारी तथा हल्दी की गांठें और रतन जड़ित कटार रखी हुई थी। तब उन्होंने कहा, ये सब क्या है? ये सब तो किसी राजा के पास तब भेजा जाता है जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह दूसरे राजा के साथ करना चाहता है। तो क्या मोहनपुर के राजा भी यही चाहते हैं? राजा भानु प्रताप भावी अनिश्चितता के चक्र में उलझ गए। राजा भानु प्रताप की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उन्होंने थाल में रखे पत्र को उठाकर पढ़ना आरंभ किया। पत्र में लिखा था, राजा भानु प्रताप, हम अपनी पुत्री सुंदरी का विवाह आपके पुत्र विक्रम के साथ करना चाहते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कनकपुर और मोहनपुर का यह संबंध दोनों राजाओं की एकता को दृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उपकृत करें। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा भानु प्रताप के होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
वे मोहनपुर के राज्य पुरोहित से कहते हैं, राज्य पुरोहित जी, स्वर्ण थाल में रखे नारियल, सुपारी और हल्दी की गांठों ने तो मुझे ये संकेत दे ही दिया था कि कहीं राजा मोहन सिंह ने ये नारियल भेजकर मुझसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव देकर मेरी वृद्धावस्था का उपहास तो नहीं उड़ाया। परंतु अच्छा हुआ कि पत्र में लिखे शब्दों ने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। राजा भानु प्रताप की ये बात सुनकर मोहनपुर के राजपुरोहित तो मौन रह गए, किंतु दरबार में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राजा भानु प्रताप ने तब गंभीर स्वर में राजपुरोहित से कहा, जाइए राजपुरोहित जी, अपने राजा से जाकर कह दीजिए कि हम उनका ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात होगी कि राजा मोहन सिंह की पुत्री हमारे कनकपुर की राज्य की बहू बने। और राजा मोहन सिंह से कहिए कि वे विवाह की शुभ तिथि निकलवाकर मुझे भेजे और विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। तभी दरबार में उदासी से बैठा राजकुमार विक्रम अपने आसन से उठा और राजा भानु प्रताप से बोला, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। राजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स विक्रम, तुम्हें मेरी आज्ञा में परिवर्तन की अनुमति है, पर ध्यान रहे कि आपका ये परिवर्तन राज्य मर्यादा का उल्लंघन ना करे। विक्रम बोला, पिताश्री, मैं राज्य मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, तो फिर कहो, आप क्या कहना चाहते हो? विक्रम बोला, तो सुनिए पिताश्री, आपने जो राज्य पुरोहित को ये कहकर प्रसन्नता व्यक्त की कि मोहनपुर की राजकुमारी सुंदरी कनकपुर की राजबहू बनेगी, उसमें केवल इतना सा परिवर्तन करना चाहता हूँ कि मोहनपुर की राजकुमारी कनकपुर की राजबहू नहीं, बल्कि कनकपुर की महारानी और राजकुमार विक्रम की मां बनेगी। राजा भानु प्रताप विक्रम का कथन सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। सभासदों में भी फुसफुसाहट सी दौड़ गई और मोहनपुर के राज्य पुरोहित भी चौंक पड़े। वे भी हक्के बक्के रह गए। राजा भानु प्रताप ने विक्रम से कहा, युवराज, क्या आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो? मैंने तो केवल उपहार स्वरूप स्वर्ण थाल में रखे नारियल को देखकर राजपुरोहित से अपने विवाह की बात कह दी थी। भला इस उम्र में मैं विवाह करके क्या जग में उपहास का पात्र बनूंगा? बेटा, राजकुमारी सुंदरी का विवाह तो तुम जैसे युवा और योग्य राजकुमार से ही शोभा देता है। इस पर विक्रम बोला, पिताश्री, राजपूत अपने वचनों के धनी होते हैं। उनका कहा हुआ वाक्य पत्थर पर लकीर की तरह अमिट होता है। यदि आपने उपहास स्वरूप भी कुछ कहा तो वे मेरे लिए सत्य है, और सत्य की रक्षा करना ही एक सच्चे राजपूत का परम धर्म और कर्तव्य होता है। राजा ने कहा, पुत्र, आप ये हट मत करो और मेरी बात मान लो। पर विक्रम ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, ये विवाह आपको ही करना होगा। मैं तो विवाह ना करने की सौगंध खा चुका हूँ। ये सुनकर राजा गंभीर सोच में पड़ गया। ओह, ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तब राजा भानु प्रताप ने मोहनपुर के राज्य पुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज विक्रम ने इस विवाह से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। अब आया हुआ नारियल वापस भेजना उचित नहीं होगा। आप मोहनपुर जाकर राजा से कहिए कि युवराज विक्रम के स्थान पर हम स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। यदि उन्हें यह संबंध स्वीकार हो तो कृपया हमें ये अपने निर्णय से अवगत कराएं। ये सुनकर राजपुरोहित वहां से रवाना हो गए। मोहनपुर वापस लौटकर राजपुरोहित ने सारी बात राजा मोहन सिंह को बताई। सारी बात जानकर राजा कहने लगे, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि युवराज विक्रम इस विवाह से इनकार कर देंगे। अब हम क्या करें? क्या विवाह का भेजा गया नारियल वापस मंगा लें? राजा मोहन सिंह बुरी तरह परेशान उठे। तब राजपुरोहित ने उन्हें समझाया, महाराज, राजा भानु प्रताप युवा पुत्र के पिता होते हुए भी पूर्णतया जवान है। उनके साथ सुंदरी का विवाह करना उचित ही रहेगा। आप बिना कुछ सोच विचार किए यह संबंध स्वीकार कर ले। राजा ने कहा, हाँ, अब ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजा मोहन सिंह ने अपनी स्वीकृति की सूचना शीघ्र ही राजा भानु प्रताप के पास भिजवा दी। राजा मोहन सिंह की स्वीकृति की सूचना पाकर कनकपुर में शहनाइयां बज उठी। बारात खूब धूमधाम से मोहनपुर पहुंची और राजकुमारी सुंदरी व राजा भानु प्रताप का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजकुमारी सुंदरी को साथ लेकर बारात वापस कनकपुर लौट आई। कनकपुर के महल के द्वार पर
राजकुमार विक्रम की माता महारानी ललिता ने अपने पति और रानी सुंदरी की आरती उतारी। फिर कहने लगी, आओ बहन सुंदरी, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललिता राजा भानु प्रताप और सुंदरी को लेकर महल के भीतर पहुंची। वहां राजा भानु प्रताप ने सुंदरी से विक्रम का परिचय करवाया। सुंदरी, ये मेरा बेटा राजकुमार विक्रम है। विक्रम ने आगे बढ़कर सुंदरी के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, आपका वात्सल्य और स्नेह अपने सिर पर सदैव रहने का आशीर्वाद चाहता हूँ। रानी सुंदरी ने एक नजर विक्रम को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। संकोचवश अपने हमउम्र विक्रम को वो पुत्र ना कह सकी। कालचक्र चलता रहा। राजा भानु प्रताप सुंदरी के रूप, लावण्य तथा यौवन सागर में डूबते चले गए। 1 वर्ष पश्चात रानी सुंदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी ललिता कहने लगी, सुंदरी बधाई हो, आज आपने मां बनकर मातृत्व का गौरव पा लिया। एक बार फिर कनकपुर में शहनाइयां बज उठी। राजा भानु प्रताप ने अपने पुत्र का नाम महेंद्र सिंह रखा। सुंदरी का महल पुत्र महेंद्र की किलकारियों से गूंजने लगा। धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता हुआ महेंद्र सिंह बड़ा होने लगा। रानी सुंदरी राजकुमार विक्रम को भी पुत्रवत प्यार करती थी। कई बार महाराज और उनकी दोनों रानियों ने विक्रम को विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वे सदा टालता रहा। एक दिन वो कहने लगा, पिताश्री, आप कृपया करके मेरे विवाह का जिक्र ना करें। मेरी विवाह की इच्छा राजकुमारी सपना की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा का गुप्तचर एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आता है और कहता है, महाराज सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये सुनकर राजा भानु प्रताप क्रोध से कांप उठते हैं और उन्होंने तुरंत ही विक्रम को बुलवाया और कहने लगे, विक्रम, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। मैं उनका सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ जा रहा हूँ, पर युद्ध पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि युवराज के रूप में मैं आज ही तुम्हें प्रजा के सम्मुख युवराज घोषित कर दूं, ताकि मेरी अनुपस्थिति में आप राज्य के सारे कार्य को पूरा कर सको। ये सुनकर विक्रम कहने लगा, पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं राज्य कार्य संभालने की आज्ञा तो स्वीकार करता हूँ, परंतु युवराज पद के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई महेंद्र सिंह को युवराज घोषित किया जाए। राजा बोले, विक्रम, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। अतः राजा ने उसी दिन महेंद्र को युवराज घोषित कर सेना के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वन के बाहरी क्षेत्र में राजा भानु प्रताप और सूर्यभान की सेनाओं का आमना सामना हुआ। कुछ ही समय बाद दोनों ओर से सैनिकों की लाशों का ढेर लग गया। दोनों राजा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे। आखिरकार दोनों ही राजा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और शीघ्र ही दोनों के प्राणों का अंत हो गया। राजा भानु प्रताप को वीरगति प्राप्त होते देख उनकी सेना में क्रोध की लहर दौड़ गई। वे बिजली की भांति दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। उधर अपने राजा सूर्यभान को मृत देखकर हमलावर सेना के पांव उखड़ गए और वे भयभीत होकर वहां से भाग निकले। राजा भानु प्रताप का मृत शरीर कनकपुर लाया गया। उन्हें देखकर उनकी पत्नियां और पुत्र रो पड़े। दुखी हृदय से विक्रम ने राजा का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात रानी सुंदरी ने विक्रम से कहा, विक्रम, आपके पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। आप उनके बड़े पुत्र हो, इसीलिए अब आपको कनकपुर का राज सिंहासन संभाल लेना चाहिए। विक्रम बोला, माँ, ये कैसे हो सकता है? कनकपुर का राजा मैं नहीं बल्कि महेंद्र बनेगा। जहां तक राजकाज देखने की बात है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। माँ, महेंद्र को राजा घोषित करने की तैयारियां शीघ्र की जाए। राज सिंहासन ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए। अगले ही दिन महेंद्र को कनकपुर का राजा घोषित कर दिया गया। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। राजा महेंद्र सिंह की जय हो, राजा महेंद्र सिंह अमर रहे, राजा विक्रम की जय हो। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। इसी बहच महेंद्र का विवाह प्रीतनगर की राजकुमारी मल्लिका से हो गया। उसका एक पुत्र भी हुआ तथा एक रात्रि को जब विक्रम अपने कक्ष में सोया हुआ था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके पिता उससे कह रहे थे, विक्रम, अब तुम्हारा कनकपुर में क्या काम? कल ही किसी को बिना बताए झालवन में चले जाओ।
वहां पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलेगा। तब तक तू अपने प्रियजन के साथ कनकपुर लौट आना। ये विचित्र स्वप्न देखते ही विक्रम की नींद खुली। वो सोचने लगा, ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? क्या मुझे सचमुच कनकपुर छोड़कर झालवन जाना चाहिए? स्वप्न में पिताश्री ने मुझे आदेश दिया है, मुझे उनका आदेश मानना ही चाहिए। उसने माँ सुंदरी और रानी ललिता के नाम एक पत्र लिखा। पत्र को बिस्तर पर रखकर वे उसी समय चुपचाप महल से निकल गया और झालवन की दिशा में चल पड़ा। सुबह जब एक दासी विक्रम के कक्ष में आई तो चौंक गई और कहने लगी, अरे राजकुमार विक्रम कहाँ गए? उनके बिस्तर पर यह पत्र कैसा पड़ा है? दासी ने वे पत्र उठाया और रानी ललिता के पास पहुंचकर कहा, रानी माँ, राजकुमार विक्रम अपने कक्ष में नहीं है। उनके बिस्तर पर यह पत्र रखा हुआ था। इतनी सुबह राजकुमार विक्रम कहाँ चले गए? दासी से पत्र लेकर रानी ललिता उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरी दोनों पूज्य माँ, मैं कनकपुर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपको बिना मिले ही राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मुझे खेद है। आपका बेटा विक्रम। पत्र पढ़कर ललिता हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, विक्रम, ये आपने क्या किया? क्या जाते समय तुझे इस अभागिन माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? वो फूट फूट कर रोने लगी। जब महेंद्र और रानी सुंदरी को ये पता चला तो वे दौड़े दौड़े ललिता के पास आए। महेंद्र सिंह कहने लगा, बड़ी माँ, भैया को ये क्या सूझी? वे इस प्रकार हमें छोड़कर क्यों चले गए? ललिता बोली, बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि विक्रम ने ये कदम क्यों उठाया। न जाने वो कहाँ भटक रहा होगा। रानी ललिता ने उसी समय गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, गुप्तचरों, आप लोगों को राजकुमार की खोज में चारों ओर जाना है। वे चाहे कहीं भी हो, उन्हें यहाँ वापस लौट कर लाना है। इधर लंबा सफर तय करके विक्रम झालवन में पहुंचा और सोचने लगा, पता नहीं इस झालवन में मुझे कौन सा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलने वाला है। वो दोपहर तक झालवन में घूमता रहा। अंत में थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, लगता है मैंने मिथ्या स्वप्न देखा था। सारा झालवन घूमने के पश्चात भी मुझे कोई नहीं मिला। तभी उसे एक स्त्री आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वे सोचने लगा, अरे इस बिहावन जंगल में ये कौन स्त्री चली आ रही है? ये तो किसी कबीले की स्त्री मालूम होती है। जैसे ही वे स्त्री विक्रम के पास पहुंची, उसे देखकर विक्रम आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, सपना, तुम? सपना बोली, विक्रम, आप यहाँ? विक्रम ने कहा, सपना, मुझे जल्दी बताओ, तुम इस समय जीवित कैसे हो? क्या सर्प के डसने की घटना झूठी थी? सपना बोली, नहीं राजकुमार, वो घटना सच्ची थी। सर्प के डसने से मेरा सारा शरीर नीला पड़ गया था। सांस भी बहुत धीमी हो गई थी। तब मुझे मृत समझकर मेरे परिवार वालों ने मुझे नदी में बहा दिया था। मैं नदी में बहती जा रही थी कि तभी एक कबीले वालों ने मुझे नदी में से निकाल लिया। फिर उन्होंने तुरंत मेरे नीले पड़े शरीर से यह अनुमान लगा लिया कि मुझे किसी सर्प ने डसा है। उन्होंने तुरंत ही मेरा उपचार शुरू कर दिया। मेरे शरीर का विष निकला और मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। ये सुनकर विक्रम कहने लगा, ओ सपना, बहुत दुख भरी कहानी है आपकी, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आप पुनः जीवित हो गई थी तो वापस लौटकर अपने राज्य क्यों नहीं आई? क्या तुम भूल गई थी कि हमारा विवाह संबंध तय हो चुका था और विवाह होने वाला था? इस पर सपना ने कहा, राजकुमार, मुझे सब कुछ याद था, पर मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी कि चाहकर भी वापस लौट नहीं सकती थी। कबीले वालों का नियम था कि जो स्त्री एक बार उनके कबीले में आ जाती है, उसे फिर वे छोड़ते नहीं है। वे जैसी भी हो, उसे दोबारा अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। विक्रम बोला, ये तो बड़ा सख्त नियम है कबीले वालों का। अच्छा, ये तो बताओ कि कबीले वाले अपना पेट कैसे पालते हैं? सपना ने कहा, कबीले का प्रत्येक स्त्री पुरुष जंगल जंगल जाकर सर्पों को पकड़ता है और उन्हें मारकर उनकी खालों को मुंह मांगे दामों पर बेचकर अपना पेट पालता है। मैं भी आज इस जंगल में सांप पकड़ने आई थी कि आप मिल गए। विक्रम ने पूछा, सपना, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से तुम्हारे कबीले वालों की कैसे छुटकारा मिल सके? सपना बोली, उपाय तो है, पर यह उपाय बड़ा ही कठिन है। विक्रम ने कहा, आप बताओ तो सही। सपना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब सपना बोली, अगर किसी इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए
तो कबीले का सरदार उस मणि को लेकर बदले में मुझे कबीले की कैद से रिहा कर सकता है। विक्रम ने पूछा, लेकिन इच्छाधारी नाग मिलेगा कहाँ और वे अपनी मणि भला किसी को देगा क्यों? सपना बोली, ऐसी बात नहीं है विक्रम। इस वन में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। वो जोड़ा बड़ा ही नेक स्वभाव का है। विक्रम ने पूछा, क्या आप जानती हो सपना की वो इच्छाधारी जोड़ा इस वन में कहाँ रहता है? सपना ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। विक्रम ने कहा, तो आओ जल्दी उस जगह चलते हैं। अगले ही पल वे दोनों वहां से चल पड़े। राह में विक्रम ने सपना से पूछा, सपना जब आप कबीले से निकलने का उपाय जानती थी तो इच्छाधारी नाग से मणि लेकर कबीले से छुटकारा पाकर वापस क्यों नहीं लौटी? इस पर सपना कहने लगी, इच्छाधारी से मणि लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही नाग नागिन के जोड़े के पास जाना पड़ता है। भला कबीले का कौन पुरुष मेरे साथ इच्छाधारी नाग के पास मणि मांगने जाता? इच्छाधारी नाग नागिन उस जोड़े को ही अपनी मणि देते हैं, जिसके विषय में वे जान लेते हैं कि सचमुच ही उन्हें नागमणि की आवश्यकता है। अगर कोई लालची आदमी मणि मांगने उनके पास जाता है तो वे दोनों तुरंत ही उसे डस लेते हैं। एक बिल के पास जाकर सपना रुकी। सपना ने टोकरी में रखा दूध का पात्र निकाला और उसे बाबी के मुंह के पास रखकर बोली, इच्छाधारी नाग नागिन, बाबी इसे बाहर आकर दूध पी लो। एक दुखियारी आपके द्वार पर आई है, बाहर आकर उसकी पुकार सुनो। अगले ही पल बाबी से नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला। बाहर आकर वे दोनों दूध पीने लगे। दूध पीते ही नाग नागिन मानव रूप में परिवर्तित हो गए और कहने लगे, हम जानते हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, इसीलिए हम सहर्ष ही आपको अपनी मणि देते हैं। इच्छाधारी नाग ने विक्रम को एक जगमगाती मणि देते हुए कहा, जाओ कबीले के सरदार को ये मणि देकर अपनी सपना को अपने राज्य वापस ले जाओ। फिर नाग नागिन अपने असली रूप में आकर बाबी में घुस गए। तब मणि को लेकर दोनों कबीले के सरदार के पास पहुंचे। विक्रम कहने लगा, सरदार, सपना मेरी होने वाली पत्नी है, इसे अपने कबीले की कैद से मुक्त कर दो। बदले में मैं इच्छाधारी नाग की मणि आपको देता हूँ। सरदार ने विक्रम से मणि ले ली और कहने लगा, जाओ बेटी, अपने राज्य वापस जाओ। सरदार को प्रणाम करके वे दोनों वहां से कनकपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में विक्रम ने कहा, सपना, माँ जब तुम्हें जीवित देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। फिर लंबा सफर तय करके जब वे दोनों कनकपुर पहुंचे तो रानी ललिता कहने लगी, बेटा आप कहाँ चले गए थे और आपके साथ ये स्त्री कौन है? विक्रम बोला, माँ ये सपना है, वर्षों पहले इसी के साथ मेरा विवाह होने वाला था। इस बिचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मैं आपको शुरू से इसके बारे में बताता हूँ। फिर विक्रम ने सपना के साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक ललिता और सुंदरी को बता दी। सारी बात जानकर ललिता और सुंदरी ने सपना को गले से लगा लिया और कहने लगी, सपना आपने बड़ा दुख पाया है। विक्रम की स्वीकृति से अगले दिन ही विक्रम और सपना का विवाह हो गया। तब विक्रम का छोटा भाई महेंद्र कहने लगा, भैया आपके विवाह की खुशी में उपहार स्वरूप कनकपुर का राज्य मैं आपको भेंट करता हूँ, मेरी भेंट अस्वीकार न करना। इस पर विक्रम ने कहा, भाई तुमने ये कैसा अनोखा उपहार दिया है? रानी सुंदरी और ललिता के काफी जोर देने पर विक्रम ने कनकपुर का राजा बनना स्वीकार कर लिया। अब राजा विक्रम रानी सपना के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।